तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, या इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग और रेजिंग पुडिंग और वाटर मिलोन थ्योरी। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो मॉडल था ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला पहला मॉडल था जिसे किसने प्रपोज किया था, जे थॉमसन ने। और ये उस समय प्रपोज किया गया था जब एटम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें से केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन्हीं की डिस्कवरी हुई थी। उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, तब उस समय ये मॉडल दिया गया था। यही लिखा हुआ है कि प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। और ये जो है मॉडल किस पर बेसिस है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और अब आते हैं इसके जो मेन पोस्टुलेट्स थे। देखो, पहला इसने ये कहा है कि एटम टू कंपोज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली। समझ गए बच्चों कि जब ये मॉडल दिया गया तब उस समय केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही डिस्कवर्ड हुए थे, और इसीलिए उसने कहा कि जो एटम है टू बी कंपोज्ड बाय, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली। फिर दूसरा जो पोस्टुलेट है बच्चों, फिर ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अपोजिट इन चार्ज। ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में जो है निगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन्स है उनमें क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। और ये दोनों अपोजिट चार्ज होने के कारण और नंबर में भी क्या है, बिल्कुल इक्वल होते हैं। मतलब एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स। तो ऐसे में जो एटम था वो टोटली इलेक्ट्रिकली क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल होता है। तो यही इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अपोजिट इन चार्ज एंड इक्वल इन नंबर, देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहां तक बात क्लियर है। तीसरा जो मेन पोस्टुलेट है, इसमें यह बोला गया कि एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मींस प्रोटॉन का, कि जो एटम है ये प्रोटॉन का क्या है बच्चों, इसने कहा कि ये क्या है, एक स्फीयर है टोटल। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का स्फीयर के अंदर ठीक वैसा ही है जैसे कि वाटर मिलोन में सीड्स का, या हम ये कहें कि जो पुडिंग होती है उसमें रेजिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लड्डू में जैसे कि इलायची के दाने हैं या कोई भी रेजिन है किशमिश के, जिस तरह बिखरा होता है, ठीक उसी तरह से इसने ये कहा है कि एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्फीयर एज अ सीड्स ऑफ वाटर मिलोन। देयरफॉर दिस मॉडल आल्सो कॉल्ड वाटर मिलोन थ्योरी। तो ये डायग्राम है कि ये देख रहे हैं आप कि पूरा का पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज का क्या दिख रहा है, स्फीयर, और इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट पूरे एटम के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका कोई फिक्स वो नहीं है पोजीशन की, केवल सेंटर में हो। इस तरह से उसने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरह से एक दूसरे के साथ इसी तरह से बिखरे रहते हैं। जैसे तरबूज है, तो तरबूज का जो सॉलिड पार्ट है पूरा का पूरा बड़ा स्फीयर, वो पूरा का पूरा लाल वाला पार्ट या पूरा ग्रीन वाला पार्ट उसने कहा स्फीयर का है, और जो उसमें काले काले बीज बिखरे होते हैं तो वो क्या हो गए बच्चे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ गए ना। तो फेलियर कहाँ था फिर, तो ये सबसे पहला मॉडल था। बाद में ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया जिसको ये प्रूव नहीं कर पाया। अभी हम देखते हैं कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल क्या था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो जैसे ही थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया था ना बच्चों, जस्ट उसी समय रदरफोर्ड ने भी क्या किया कि एक गोल्ड से बनी प्लेट ली, बहुत ही थिन प्लेट, और उसमें अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा रेज जो है 2 पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो बाकी जो बचेगा पार्टिकल वो अल्फा रेज होता है। तो उसने देखा कि एटम में अल्फा रेज, सॉरी ये जो गोल्ड प्लेट थी, इस तरह से उसने कि रेडियम से निकलने वाली अल्फा रेज को किस पे बम्बार्डेड किया, ये गोल्ड की एक प्लेट पर, और उसके चारों तरफ इस तरह से जिंक सल्फाइड से
लेपित एक पॉलिश्ड क्या लगा दी, एक फोटोग्राफिक प्लेट। फिर उसने देखा कि जैसे ही अल्फा रेज गोल्ड प्लेट से होके निकलती हैं तो इस तरह से ये जिंक सल्फाइड के एक स्क्रीन पर बहुत सारे एक ब्राइट क्या कर रहे हैं, स्पॉट बना रहे हैं। तो उसने देखा ऐसा कैसे हो सकता है। अगर एक एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता तो कोई भी अल्फा रेज इस प्लेट से आर पार नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन में अभी हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो देखो इसी तरह से लिखा है कि रदरफोर्ड allowed a narrow beam of alpha particles to fall on a very thin gold foil। गोल्ड ही क्यों लिया गया बच्चों, क्योंकि इससे पतली थिन फॉइल किसी की नहीं बनाई जा सकती, और दूसरा इसका न्यूक्लियस काफी हैवी होता है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर सकता है। दिस गोल्ड फॉइल हैड, ठीक है, सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इस गोल्ड प्लेट के चारों तरफ क्या लगा दिया गया, एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। A tiny flash of light was produced at the point where alpha particle struck। और जहां जहां अल्फा पार्टिकल इस प्लेट पर टकराए बच्चों, वहां पर इस तरह से एक टिनी फ्लैश ऑफ लाइट पॉइंट बने, मीन्स इस प्रकार की एक फॉस्फोरेसेंस हुई। अब इसके बेस पर देखो इसने क्या ऑब्जर्वेशन लिया। अब देखते हैं कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। It indicates large empty space in the atom। तो मैक्सिमम आप देखोगे इस तरह से कि ये हैं एटम्स गोल्ड प्लेट में, तो मैक्सिमम रेज जो है ना बच्चों एटम से सीधा आर पार निकल गई। 99% जो रेज हैं वो एटम से इस तरह से आर पार निकल गई बिना किसी डिफ्लेक्शन के। इससे उसने क्या कहा कि इट इंडिकेट्स लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम। एटम के अंदर क्या है, एक खाली जगह है, ना कि पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जैसा कि थॉमसन मॉडल में बोला गया। दूसरा कह रहा है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। तो उसने देखा कि कुछ अल्फा रेज, जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये स्मॉल डिफ्लेक्शन में इस तरह से डिफ्लेक्टेड हो रही हैं अपने पाथ से। तो कुछ अल्फा रेज क्या हुई बच्चों, अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो गई। इससे ये पता चलता है कि इट मींस पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल रीजन, कि एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं फैला बल्कि कहां पर है, एक बहुत ही छोटे से स्मॉल रीजन में। और जब अल्फा पार्टिकल इस रीजन के पास से आए तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय एक्सपीरियंस द एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। और एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था और जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनमें दोनों में एक रिपल्सन हुआ, और यही रीजन है कि अल्फा रेज इस तरह से क्या हो गई बच्चों, अपने पाथ से डिफ्लेक्टेड हो गई। मींस ये कहा है इसने कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं है बल्कि एक सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है और बहुत छोटे से स्मॉल रीजन में। फिर तीसरा जो ऑब्जर्वेशन उसको मिला कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स। समझ गए बच्चों कि लगभग 20,000 पार्टिकल्स में से केवल एक पार्टिकल रिटर्न बैक टू ओरिजिनल पाथ, रीबाउंडेड कंप्लीटली। इट मींस पॉजिटिव चार्ज कोर इन नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक कोर में है और इसी को क्या बोला गया बच्चों, न्यूक्लियस। कि एटम में पूरे में नहीं फैला, कि एटम में पॉजिटिव चार्ज जो कोर है और उसको क्या बोला उसने, न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये है थॉमसन का, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। समझ गए बच्चों कि एटम का लार्ज पार्ट जो है क्या है, एम्प्टी है, न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल रीजन में है, और तीसरा है कि एटम कोर में है, सेंटर में है, कोर ऑफ एटम मींस, ठीक है, इट मींस पॉजिटिव चार्ज कोर, या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट इन एटम, कि जो एक कोर है वो एटम में है और उसी को क्या बोला गया बच्चों, न्यूक्लियस। तो इस तरह से उसने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर एटम के दो पार्ट बता दिए थे बच्चों। पहला उसने कहा न्यूक्लियस, कि टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज सेंट्रली लोकेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, उसको क्या कहा उसने, न्यूक्लियस। कि एटम का जो टोटल मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर में बहुत ही छोटे से स्मॉल रीजन में लोकेटेड है, उसे उसने कहा, क्या कहा है,
इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बहुत छोटा है जिसकी रेडियस फर्मी की ऑर्डर की होती है, और ये रिलेशन है 1.3 इंटू 10⁻⁻15 ए का पावर 1/3 मीटर। चूंकि 10⁻⁻15 को बच्चों फर्मी बोलते हैं, एक फर्मी मीन्स 1.3 इंटू ए की पावर 1/3 फर्मी की साइज का होता है। और ये बता दूं कि न्यूक्लियर साइज एक फर्मी से मैक्सिमम 5 फर्मी तक ही चेंज होता है, मीन्स इसका ज़्यादा साइज चेंज नहीं होता चाहे मास कितना भी बढ़ जाए। और जो न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ, अगर हम कहें कि न्यूक्लियस जो है, समझ गए बच्चों, वो स्फेयर जैसा है, और स्फेयर का ये फॉर्मूला लगा है जो 10⁻⁻15 मीटर क्यूब का आ रहा है, -45 मीटर क्यूब का है, जो बहुत ही स्मॉल है। समझ गए ना। अगर हम एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस का कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि एटम की रेडियस एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, मीन्स किसमें कि ये हम कहें कि ये एंगस्ट्रॉम की ऑर्डर में है और ये फर्मी की ऑर्डर में है, तो एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर और फर्मी में है 10⁻⁻15 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो न्यूक्लियर की साइज से लगभग 1,00,000 गुना बड़ा है। अगर हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम देखें एटम और न्यूक्लियस का, तो आप देख रहे हैं कि जो इसका वॉल्यूम है एटम का, एंगस्ट्रॉम का क्यूब ले लें अगर मान लो हम इस तरह से, और ये फर्मी का क्यूब लगा दें, तो ये आ रहा है 10⁻15, जो एक बहुत बड़ा रेशियो है। मीन्स न्यूक्लियस और एटम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है साइज का। ठीक है। बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। मीन्स न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं बच्चों, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, सम, ना कि इलेक्ट्रॉन के बेस पर। तो इस तरह से जो है ये था रदरफोर्ड मॉडल। एक बार अच्छे से पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और दूसरा पार्ट था बच्चों, तो ये न्यूक्लियस बताया मैंने, दूसरा है न्यूक्लियर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, इट डिटरमाइंस, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब ये है न्यूक्लियस। तो इसने कहा कि यहाँ एक सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से, जहाँ पर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये है जो सर्कुलर, ठीक है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है बच्चों, इस तरह से न्यूक्लियस। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है, इसी को बोला गया क्या बच्चों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इस तरह से एटम में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा फैले होंगे उतना बड़ा एटम का वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से वॉल्यूम जो है एटम का वो कौन डिसाइड करता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। फिर हम आते हैं कि ड्रॉबैक क्या थे रदरफोर्ड मॉडल के। तो देखो बच्चों, पहली बात तो इसने जो ये मॉडल दिया है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, तो अब आता है कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार इस तरह से घूमेंगे तो उनकी एनर्जी तो डिक्रीज होगी ना। और इसने एक थ्योरी भी दी गई है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसने ये कहा है कि जब एक नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज घूमेगा तो मूविंग पार्टिकल की एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे रेडिएशन के फॉर्म में कम होती जाएगी, और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके गिर जाएगा बच्चों, न्यूक्लियस में। यही लिखा है। तो इसको प्रूव नहीं कर पाया, मतलब रदरफोर्ड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो मैक्सवेल इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी को अप्रूव नहीं कर पाना, जिसमें ये कहा है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम मींस इलेक्ट्रॉन इज चार्ज्ड पार्टिकल, देयरफॉर इट लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड फाइनली, ठीक है, विल कोलैप्स द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और फाइनली वो कहाँ जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मींस एटम स्टेबल कैसे है, न्यूक्लियर में प्रोटॉन और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन, ये कैसे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड डिड नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट हाउ द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यू। बस इसने ये कहा घूम रहे हैं, लेकिन वो कैसे घूम रहे हैं, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे,
इसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी में नहीं किया गया बच्चों। और दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो कि ड्रॉबैक सहित मैंने आपको बता दिया, इसके जो है ऑब्जर्वेशन बताए, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के रदरफोर्ड इसका एक क्वेश्चन था। बच्चों यहाँ तक पूरा क्लियर है आपको, ठीक है। बाकी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, टॉपिक था जो क्लियर हुआ।